हम एक साल में जीपैट क्रैक कैसे कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें प्लानिंग क्या करनी है कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये हमने सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया है। यहाँ पर वही क्वालिफाई होगा जो एप्टीट्यूड लगाएगा, मतलब एप्टीट्यूड जब ही लग पाएगा जब आपके कंसेप्ट्स होंगे। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स पर फोकस बहुत कीजिए क्योंकि रेफरेंस बुक आप बार बार नहीं पढ़ सकते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं डॉक्टर अमित वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज डागर, या फार्मा मेंटोर। चलिए तो बच्चों, ये वीडियो जैसे कि आपको टाइटल तो आपको समझ में आ रहा होगा, जीपैट एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर 1 ईयर। हम एक साल में जीपैट क्रैक कैसे कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें प्लानिंग क्या करनी है कि हम कहते हैं कि जीपैट एक टफ एग्जाम है, लेकिन आज उस जो टफनेस है उसकी हम उसको इजीनेस में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है। पंकज सर, थोड़ा सा बताइए कि बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आपकी। बिल्कुल बच्चे सर, आज एक आइडियल पाथ भी बताने वाले हैं हम बच्चों को कि जब आप स्टार्ट करोगे अपनी जीपैट की प्रिपरेशन, तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्या एक पाथ आपको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट, अगर आपके पास एक साल का टाइम है तो। ये आइडियली आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, और जो आपको सूटेबल लगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये हमने सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इसको हमने सेक्शन में डिवाइड किया है सर, मंथ के हिसाब से। फेज 1 जो होगा वो रहेगा पहले से 3 मंथ का। उस टाइम पर क्या करना है, जैसे कि सर इसमें अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं सर, 36 से 37 पेज का जीपैट का सिलेबस है, और पूरा सिलेबस कवर करना और वो उसको रिटेन रखना पॉसिबल नहीं है। तो सर मैं यहां सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप ये समझें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और एक और चीज कि हार्ड कॉपी के अंदर सिलेबस को निकाल के अपने पास रखे ही रखे। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। देन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक साल का टाइम है, दैट मीन सर बच्चा जो होगा या तो 3rd ईयर में होगा या फाइनल ईयर में होगा, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो पास आउट हो चुके हैं और ड्रॉप लेकर प्रिपेयर कर रहे हों। तो सबसे पहले जो जरूरत है, जो 3rd ईयर में खासकर बच्चे हैं उनके लिए, कि वो अपने बेसिक्स पर काम करें, अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें जो उन्होंने पहले साल में और दूसरे साल में पढ़े हैं, और एक डिसिप्लिन डेवलप करें। जब वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो सर हर बार ऐसा नहीं होता कि बैठ गए 3 घंटे की सिटिंग ले ली या 4 घंटे की सिटिंग ले ली, तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको क्या करना है, पहले और तीसरे मंथ तक फेज 1 के अंदर ये तीनों चीजें डेवलप करनी है। आप क्या जोड़ना चाहेंगे सर इसमें? सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना चाहिए कि सिलेबस कितना है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेटजी तो हमारा जो किसी भी लड़ाई के लिए हमारे लिए सामने वाला जो जो हमारा जो शत्रु है, या कह सकते हैं जिससे हमारा लड़ाई है या जिसके ऊपर हमें विजय हासिल करनी है, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जो सिलेबस जीपैट का एग्जाम जो जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अपने बेसिक्स को क्लियर करिए। सर ने भी बोला था कि बेसिक्स बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये जीपैट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड है, ये ऐसा नहीं है कि आप रट के गए और लिख कर आए, नहीं तो हर बार रटने वाला क्वालिफाई हो जाता। यहाँ पर वही क्वालिफाई होगा जो एप्टीट्यूड लगाएगा, मतलब एप्टीट्यूड जब ही लग पाएगा जब आपके कंसेप्ट्स होंगे। बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग चाहिए और मेंटली भी स्ट्रांग चाहिए बच्चा उस टाइम पे। चलिए सर, तो अब इसके बाद ये अगर हम बात करें 1 to 3 मंथ का जो बताया, और 1 to 3 मंथ के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, स्टडी कंडक्ट, क्योंकि देखिए बिना हथियारों के बगैर लड़ाई थोड़ी सी लड़ी जाती है। जी सर। तो ये हमारे हथियार हैं, ये हमारे वेपन्स हैं जिनसे हम जो लड़ाई है जीपैट की वो जीतेंगे। हमको रेफरेंस बुक चाहिए, और उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी पीडब्ल्यू फार्मा चैनल पे। वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है वहां पर कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको रेफर करनी चाहिए। उसके अलावा मॉड्यूल्स आपको चाहिए, आप चाहो तो अपने हैंड नोट्स खुद से बना सकते हो, या फिर जो मॉड्यूल्स है आप उनको इकट्ठा कर सकते हो, एक जगह रख सकते हो कलेक्ट करके। देन आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस मेंटोर के किस सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स देखने हैं, वो आपकी प्रायोरिटी पहले से ही सेट रहनी चाहिए। उसके अलावा नोट्स आप खुद चाहो तो बना सकते हो, या फिर अपने सीनियर से भी बोरो कर सकते हैं सर, जो अच्छी क्वालिफाई करके गए हो उनसे भी ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी जो टीचर्स उनके लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हो उनके नोट्स भी वो ले सकते हैं। और टेस्ट पेपर्स का आपको रास्ता पता होना चाहिए। मैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी एज ए स्टूडेंट में, अगर मैं बन के बात करूं, मैं स्टूडेंट होता और
टॉपर स्टूडेंट था उस समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट्स पर फोकस बहुत कीजिए, क्योंकि रेफरेंस बुक आप बार बार नहीं पढ़ सकते। जैसे कल आपका सपोज दैट जीपैट का एग्जाम है, तो आज आप केडीटी, लैकमैन, कोकाट इन सबको लेकर नहीं बैठे। अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आपको अरे इतनी बड़ी बुक है, मोरल डाउन हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन आपने क्या किया, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको एक बार पढ़ना है आपको लाइफ में। जब भी आप तैयारी करते हैं, उसके जो एक्सट्रैक्ट है, जो भी आपको लगता है पॉइंट्स है, वो सब निकाल लीजिए। उसके बाद मत पढ़िए जो आपके नोट्स हैं, क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली आएगा कि ये मैंने जो नोट्स में फलानी पेज पर या XYZ पेज पर लिखा था और इतनी लाइन पर लिखा था, तो ये याद आता है एग्जाम में डेफिनेटली, और ये हमारा क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जी सर, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब जीपैट का एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले जो चीज काम आती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स ही काम बिल्कुल आते बिल्कुल हैं। सर। कोई बुक नहीं काम आती, कोई नोट्स नहीं काम आते, सिर्फ आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स ही काम आते हैं, और वही रिकॉल भी कर पाते हैं सर हम। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट पेपर, अभ्यास बहुत जरूरी है। ये अभ्यास जो है आपको, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में, कभी भी अगर सक्सेस अगर आपको लेना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने ऐसा नहीं कि रेफरेंस बुक पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, XYZ सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपको पता कैसे लगे हम गलतियां यहां से निकल के आएंगी आपकी। बिल्कुल सर। क्योंकि गलतियां करेंगे तब गलतियों का पता लगेगा और गलतियों को सुधारने की करेंगे। कोशिश करेंगे। जी। चलिए, देन अगर हम बात करें सर कि डेली हमको कितना टाइम देना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये एक जनरलाइज टाइम है। जरूरी नहीं कि आपके पास उतना टाइम जो हो, जो हिसाब से आप दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ड्रॉपर बच्चे हैं तो हाँ, ये मेरे ख्याल से उनके लिए 15 to 16 हो जाना चाहिए। ये बढ़ जाना चाहिए 15 ऑब्वियसली to सर, 16, 5 to 16, बढ़ जाना क्योंकि उनके चाहिए। पास उनके तैयारी पास करने के लिए वही तैयारी करने टाइम ही टाइम है, उनके पास सोना है और पढ़ना है। बिल्कुल। और जिन बच्चों का जो कॉलेज है या फिर अदर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर जो जॉब के लिए कर रहे होंगे और साथ में प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में आपको दे रहे हैं कि आपको कम से कम 2 घंटे के लिए थ्योरी पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 आवर के लिए प्रीवियस रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। नए दोस्त बनाते जरूर चलिए, बट पुरानों को मत भूल जाइए। यही फंडा लाइफ में होता है, यही फंडा तैयारी में भी होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने आज नया पढ़ा और पुराने को छोड़ दिए, भैया पुराने दोस्त थे हमें नए मिले और पुरानों को छोड़, नहीं, पुराने को भी पकड़ के रखना और नए दोस्त भी बनाना। मतलब नया सीखना है हर हर दिन, और पुरानी चीजों को रिकॉल करना है, जब ही आगे बढ़ना है पुराना रिकॉल करके। और एक और चीज सबसे बड़ी, बच्चे इसको मिस करते हैं, छोड़ते हैं डर के कारण, क्योंकि ज्यादातर बायोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं। मैं भी बायोलॉजी बैकग्राउंड का हूं, तो मुझे भी लगता था, लेकिन ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल जब आता है एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है वो इनसे डिफरेंशिएट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे को भी छोड़ के जाते हैं सर न्यूमेरिकल, और मैं जितना बच्चों से बात किया, और तो वो बच्चे छोड़ देते हैं, बोला कि मैथमेटिक्स है नहीं कर रहे, गलत हो जाएगा। बट बहुत सिंपल आते हैं, कल फॉर्मूला पुट करना है और आपको आंसर मिल जाना है। लेकिन कोसोलॉजी के हो गया, एलिगेशन मेथड हो गया, बायोफार्मास्यूटिक्स के हो गया, एनालिसिस एल्कोहल वाले, यस, प्रूफ स्प्लिट वाले हो गए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चे इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये स्कोरिंग हो सकते हैं आपके, देखिए आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो बाकी लोगों से इसमें। सर उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस तो सर ये तो मस्ट है। रिवीजन अगर पहले बोला आपने था। पढ़ा और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर कोई फायदा नहीं है उसके पढ़ने का। ठीक है, चलिए देन सर सब्जेक्ट प्रायोरिटी, ऑब्वियसली आपको पता रहना चाहिए कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट है, कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट है। वो एनबीएमएस ने भी उसका पैटर्न दे रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी सर वहां से आइडिया लग जाएगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे पीडब्ल्यू फार्मा के, तो आपको वो एनालिसिस भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, हमने सबने उसको करके रखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज करके रखा हुआ है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा सर, अब ये बात हो गई किसकी, आपकी सब्जेक्ट का वेटेज देख लिया कि इतने क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिक्स से, इतने केमिस्ट्री से, इतना कोलॉजी, उतना मिसलेनियस और फार्माकोग्नोसी से। लेकिन सर बच्चे को नोट्स बनाने हो, जैसे कि नोट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत एम्फेसाइज किया था, उस पर काफी जोर दिया था, तो नोट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे बच्चों के लिए थोड़ा सा, कि नोट्स कैसे बने? एक तो नोट्स में सर हमेशा बच्चे कोशिश ये करना चाहिए कि वन लाइनर बनाए। बच्चे क्या करते हैं कि जब बैठ के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो फिर नोट्स में लगे रहते हैं, बुक्स लिख देते हैं पूरे, एज इट इज लिख देते हैं। ये बच्चा गलती मत करना कभी भी, क्योंकि फिर तो आपको कोई फायदा, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ। नो डाउट आपके थोड़े रिटेन भी रहेगी चीज दिमाग में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा कि बाद में आप रिकॉल करना चाहोगे ना, उसको रिकॉल नहीं होगा। जब आप नोट्स बनाते हो सर, आप उसको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाते हो, वन लाइनर फॉर्म में बनाते हो, तो वो रिकॉल कर पाते हो आप। क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे, कंप्यूटर के सामने बैठोगे, तो वही चीज पेज बाय पेज खुलनी चाहिए आपके दिमाग में, तो फायदा है, तो तैयारी है आपकी। सर मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा।
बच्चों फ्लो चार्ट्स टेबल्स पर बहुत फोकस करना, क्योंकि वो फ्लो चार्ट्स और टेबल्स बहुत समराइज फॉर्म होता है और कहीं ना कहीं आपको रिकॉल करने में रिवीजन करने में वो काफी हेल्प मिलती है। और नोट्स में आप कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बना दिया तो बोला कि पत्थर की लकीर हो गया, इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना, नहीं। नोट्स मतलब कंटिन्यूसली चेंजेस, बिल्कुल सतत सतत परिवर्तन। मतलब आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बना, उससे आपको इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट मिल गया तो पॉइंट वहां पर लिख देना है, भले ही आप उसमें फ्लैग लगा दीजिए या कुछ अलग से एक्स्ट्रा पेज जोड़ दीजिए। कंटिन्यूअसली आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा सुंदर बना हुआ रखा है नोट्स, बोला कि कहीं से कुछ नहीं, नहीं। नोट्स जितना अगली होगा, बदसूरत होगा, उतना अच्छा उसका इंपैक्ट होता है सर। चेंजेस हो रहे हैं, हो रहा है, मतलब कि पढ़ रहा है पढ़ बच्चा। रहा है, डेफिनेटली सर। और चलिए, चेंजेस नहीं है तो मतलब नहीं। उसके बाद वीकली आपको गोल सेट करने, ये भी बहुत जरूरत की चीज है भाई, कि आपको आपका वीकली गोल सेट करना है। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करने वाले हो, उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से अगर ज्वाइन करोगे, उस चीज को गोल को सेट करोगे, तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। आप ये चेक कर पाओगे मैंने एक हफ्ते ये सब्जेक्ट्स पढ़े, उसके वीकली, उसके बाद संडे को या सैटरडे को आपने एग्जाम दिया, उसका टेस्ट दिया, तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे। सर एक चीज और, इस चीज में मैं स्टडी, डेली स्टडी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, और सक्सेसफुल भी रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉप रोटेशन। जी क्रॉप रोटेशन, कभी भी किसान अपनी खेत में एक जैसी फसल नहीं करता, जी वो बदलेगा, कभी गेहूं करेगा, कभी सरसों करेगा, कभी कुछ और दूसरी मटर की खेती करेगा। उसी तरीके से हमारा क्या होता है सर, कि स्टडी का भी पैटर्न होता है। बच्चे क्या करते हैं कि मुझे फार्माकोलॉजी में मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन, एक पढ़े दिन जा दो रहा दिन हूँ। पढ़े जा रहा हूँ, मैं तो पूरी क्रेडिट खत्म करके ही दम लूंगा। नहीं, गलत प्रैक्टिस है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आप 4 सेक्शंस में या 5 सेक्शंस में अपने उसको डिवाइड कर दीजिए। अपने कह सकते हैं कि जो आपका जो आपका जो क्यूरिकुलम है, आपका जो पढ़ाई का जो आपके जो आर्स है, सिलेबस उनको के हिसाब डिवाइड, से। सिलेबस के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। और उसमें क्या है, आपको जैसे 2 आवर्स आपने फार्मास्यूटिक्स को दिया, तो 2 आवर्स जैसे ही फार्मास्यूटिक्स के कंप्लीट हुआ, आपको बंद कर देना, आपको फार्माकोलॉजी शुरू कर देना, ब्रेक जी लेके थोड़ा सा। तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फेज 2 में। टू, अब यानी कि हमारा तीसरा महीना जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारी एक साल की तैयारी का, और हमारा चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है। उसमें अब क्या करना है, आपने 3 महीने जोर लगा के अपने बेसिक्स पे काम किया, अपने सिलेबस को समझा, अपने पीवाईक्यू से आपने ये समझा कि पैटर्न क्या है। अब आपको क्या करना है, अब वही नॉलेज को आपको और डीप लेकर जाना है, अच्छे से उसको ग्रूम करना है। अब एक एक टॉपिक को यूनिट वाइज आपको कंप्लीट करते हुए चले जाना है। और मतलब गहराई में उतरने का गहराई में, समय। बिल्कुल सर। और एक चीज मत भूलना, ये चाहे महीना पहला हो या आखिरी मंथ हो इस तैयारी का, एमसीक्यूज प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। हर टॉपिक को पढ़ो, उसके एमसीक्यूज ट्राई करो, उसके पीवाईक्यूज ट्राई करो। ये रिवीजन करने का एकमात्र सही तरीका है। आप पीवाईक्यूज करोगे, आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, आपकी गलतियां पता चलेंगी, और उससे आप रिवाइज भी कर पाओगे अपने टॉपिक्स को। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। कई बच्चे क्या होते हैं कि 100 क्वेश्चन किए, 60 करेक्ट, जी 40 इनकरेक्ट, जी तो आप देखिए सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। मतलब माइनस मार्किंग जो है उसका, उससे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी डे बाय डे। पहले 20 गलत हो रहे थे, फिर आपको कम करना है, कोशिश करनी है। और क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो एक एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में कई बार जिक्र किया आपके और टीचर्स ने भी बात किया होगा, कहीं आप सारे ऑप्शंस को क्वेश्चन से एलिमिनेट करिए, तो उसमें बड़ा मजा आएगा, आपकी नॉलेज भी रिवाइज होगी बार बार, और साथ ही साथ आपके जो गलतियां करने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे सर। बिल्कुल सर। देन आगे बढ़ते हैं हम। डेली स्टडी शेड्यूल जो होगा आपका, ऑब्वियसली आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलिएगा, आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी कि अब थोड़ा और बढ़ाते हैं इस टाइम को, ये दिल थोड़ा, मांगे मोर। हाँ ये दिल मांगे मोर, बिल्कुल सर। और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहोगे। और मैं वापस वही बोलूंगा, प्रैक्टिस नहीं करनी छोड़नी, एमसीक्यू से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एमसीक्यू बच्चे क्या, एमसीक्यू मतलब आप पीवाईक्यू भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल रहे हैं, अब पीवाईक्यू जैसे जीपैट की तैयारी कर रहे हो तो आप केवल जीपैट की नहीं, आपको जीपैट के साथ में दूसरे पीवाईक्यू, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के हो, चाहे फार्मासिस्ट के एग्जाम के हो, चाहे वो नाइपर के एग्जाम के हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के हो जो आ चुके हैं, उनको जरूर करना है। ऐसा कोई बपौती नहीं है किसी जीपैट की कि जीपैट के ही क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। हो सकता है दूसरे एग्जाम्स के भी आ जाते हैं सर। जी सर बिल्कुल, प्रैक्टिस भी हो रही है सर, और प्रैक्टिस बाकी हो रही है उसके। डेफिनेटली। और याद रखना बच्चा, ये जीपैट का एग्जाम जो होता है ये टाइम बाउंड एग्जाम है, तो यहाँ पर याद रखना, जब भी एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब आप एग्जाम
उस दिन बैठोगे जिस दिन एग्जाम में ना, उस दिन आपको टाइम का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है 36 मिनट आई थिंक। 36 मिनट एक सेक्शन को मिलेगा, 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं उसमें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अपने वीक एरियाज को एनालाइज करते रहना, जो कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप उस चीज को कर जाओगे। उसको आपको कहीं भी आपको एक डायरी में रेड पेन से लिख लेना है कि मेरे ये वीक एरियाज है, मुझे इन पर काम करना है, या फिर सामने लगा लीजिए और आप। कोई शर्मिंदगी नहीं है इसमें, बिल्कुल आप एकदम उजागर करो उस चीज को कि हाँ मेरे वीक एरियाज है, मैं इन पे काम करूंगा, दैट्स इट। सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये सब चीजें भूल जाओ कि कौन क्या कहेगा क्या होगा। आपको चाहिए सिलेक्शन, आपको चाहिए फार्मा का टॉप इंस्टीट्यूट, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। डेफिनेटली सर। ओके देन अब आते हैं हम फेज 3 में सर, जो कि हमारा 8 to 11 मंथ्स का। इसमें हमको क्या करना है, अब तो सिंपल, अब यहाँ ऐसा टाइम आ जाता है ना, बच्चे को खुद पता रहता है उसको क्या करना है, मजा आने लगेगा। मजा आने लगेगा उसको खुद। अब वो दूसरों को नॉलेज देने लगता है कि अगर उसने कंटिन्यूअसली सर 7 महीने तक मेहनत करी है ना, अब बच्चा दूसरे को समझा देगा कि अब क्या करना चाहिए। खुद से अंदर से वो इतना सर एडुकेटेड हो जाता है इस टाइम पे, उसको पता है कि जीपैट में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे तैयारी करनी है। यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल आपको थॉरोली रिवाइज करना है अपने टॉपिक्स को, उन पे कमांड बनानी है अपनी। और सर मैं यहां पर एक चीज ऐड करूंगा कि यहां पर आपको फ्लैश कार्ड्स के यूज करना है। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हो, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाओगे, पीछे उस पे क्वेश्चन, उसके पीछे लिखोगे उसका आंसर, ठीक है। जैसे मान लो ये फ्लैश कार्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर है। जब तक ये क्वेश्चन का आंसर आप ना दो ना, तब तक पीछे मत देखना पलट के उसको। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रेवल कर रहे होंगे, उन फ्लैश कार्ड्स को हमेशा यूज करो। खुद बनाना, किसी की जरूरत नहीं लेनी फ्लैश कार्ड किसी से, खुद बनाओ। आपके जो वीक एरियाज है उन पे फ्लैश कार्ड्स बनाओ, और जब ट्रेवल कर रहे हो उनको रिवाइज करो, और जहां फंस रहे हो फिर जब जाके पीछे देखो, वरना दिमाग दौड़ाओ कि क्या उसका आंसर हो सकता है। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा फ्लैश कार्ड वाला। बहुत बढ़िया सर जी। उसके अलावा रिवीजन प्लान ऑब्वियसली मेजर सब्जेक्ट्स को करना है आपको। और सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर कि फॉर्मूलाज, formulas। इसके लिए एक अलग से एक छोटी सी पतली सी एक कॉपी ले लीजिएगा, आपकी कॉपी पतली सी जो, जिसमें आप सारे फॉर्मूला अपनी राइटिंग में लिखिए, और नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर बड़ा सा चार्ट लीजिए, पेज लीजिए, लिखिए और सामने अपनी टेबल पर लगा लीजिए। होता है बहुत बच्चे सर इमेज भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं कि सर देखिए मैंने फॉर्मूला सीट यहाँ पे लगा ली है, और देखिए सर मैं यहाँ से अब जब लेटा रहता हूँ और यहाँ से देखता रहता हूँ, कम दिखता है मुझे, लेकिन वो मन में रिवाइज चलता रहता है कि हाँ ये वाला लिखा होगा, ये वाला लिखा होगा। और ये चीज मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स के लिए बिल्कुल बोलूंगा सर, बिल्कुल कि बिल्कुल। यहाँ पर लगता है आपको, हालांकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर याद रखने की ट्रिक्स रहती है, अगर आपने एक प्रोटोटाइप याद कर लिया तो लगभग लगभग सारे याद हो जाते हैं। उसमें उसका रहता है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा हुआ मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे याद रहेंगे। बट एक प्रोटोटाइप अगर आपने पकड़ लिया तो सारी चीजें आसान हो जाती है। हाँ, और ये सेम इट गोज टू फार्माकोलॉजी मैकेनिज्म आल्सो, वहां पे भी आप कर सकते हो इस चीज को। देन मॉक टेस्ट आपको करने, फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स आपको करने, याद रखना टाइम बाउंड ही करना। टाइम बाउंड मिलेगा तो ही टेस्ट सीरीज को उसको लेना आप लोग, और अच्छे से खुद के अंदर आप कर सकते हो कि टाइम बाउंड के हिसाब से 3 घंटे की सेटिंग लगाओ, 3 घंटे में पेपर करना है, और 25 क्वेश्चन मुझे करके जाने 36 मिनट में सर। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर। उससे क्या होगा कि एग्जाम की फीलिंग आएगी, और एग्जाम का जो डर रहता है, एग्जाम हॉल में जब हम जाते हैं तो एक एग्जाम फियर रहता है हमारे अंदर, जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर रहता है वो कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस से बहुत हद तक रिलीज हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हमारी बॉडी जो होती है वो इसी चीज पे तो काम करती है। मान लो आपने हर दिन 3 घंटे की प्रैक्टिस की, तो वो जो फियर है ना, वो आप यूज टू हो जाओगे सर उसको फिर। और लेकिन आपको क्या करना, अब ऐसा नहीं करना है कि सामने टीवी चल रहा है आप एग्जाम देखने बैठो। ये फील करो कि मैं एग्जाम सेंटर पर ही बैठा हूं और उसी हिसाब से करना है। तो ये आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर पर एक्चुअल में बैठोगे ना, वहां पर आपका एड्रेनलिन जो होगा बहुत कम रिलीज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू होगी उस सिचुएशन की। बच्चे क्या करते हैं सर, कॉमन प्रैक्टिस, जैसे मैंने, हालांकि कुछ बच्चे सीरियस भी होते हैं जी। कि जैसे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी का कॉल आ गया, कॉल पर बात करने चले गए, या लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर, किसी का कॉल आ गया, बात करने चले। आपके लिए वो कॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो लेक्चर है दैट टाइम, और वो आपका जो एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम। उसके अलावा आपको टाइम मैनेज करके चलना है बच्चा। टाइम मैनेजमेंट देखो कुछ नहीं होता है, आपको अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है बस। टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा, आपको अपनी एक्टिविटीज को अलाइन करना है उसके हिसाब से कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम डेली देना है तो देना है एनी हाउ। बच्चे परेशान रहते हैं सर, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैंने 24 आवर्स होते हैं। सबके लिए है सर वो अब तो। उनको अब ऐसे तो बोल के हम 26 या 48 आवर्स का दिन तो नहीं कर सकते, 24 का ही होगा। अब 24 आवर्स में से आप समय कहाँ कहाँ से चुरा सकते हैं। मैं तो चुरा नहीं बोलूंगा कि आप दूसरी एक्टिविटी को, अपने सोशल एक्टिविटीज को, सोशल एक्टिविटी मतलब सोशल मीडिया एक्टिविटीज को कम कर दीजिए। अपने कॉलेज जा रहे हैं तो बस में अगर हैं तो वहां पर आप अपने नोट्स रखिए। इवन मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि लैब में भी जब खाली टाइम होते हैं, अगर आपका जो आपका प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो चुका है, लैब वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना
कर सकते हैं काम सर, समय यहीं से निकालना सर पड़ेगा। टॉपर्स जो होते हैं ना वो हमेशा कॉलेज में जाते हैं, वहां भी टॉप करते हैं, और उनका लाइब्रेरी में एक कोना सेट होता है। टाइम मिला वो उस कोने को जाके पकड़ लेते हैं, जैसे ही टाइम मिला वो उस कोने को, ये सर प्रैक्टिस बढ़िया हर बढ़िया। कॉलेज में होती है। एक कोना आपका भी सेट रहना चाहिए कि भाई मुझे टाइम मिलेगा, मेरा लेक्चर फ्री होगा या फिर ब्रेक होगा तो मैं उस कोने में ही मिलूंगा। और बताना मत दूसरों को, वरना डिस्टर्ब करने आ जाएंगे वो लोग। कहा भी है, यूं ही नहीं गिरते हसरतों के फूल शाख, यूं ही नहीं गिरते हसरतों के फूल साख हिलाने से, अंधेरों अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। वाह सर, बहुत बढ़िया सर, तो बहुत बढ़िया। इसलिए समय का रोना जो रोते हैं कि समय नहीं है, तो भैया ये आप सोच लीजिए कि आपको खुद से निकालना है, ये हम या सर नहीं, ये आपको भी तय करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से समय निकालना है। बिल्कुल सर, सपना आपने देखा है, आप ही को पूरा करना है वो, तो ये आप ही को देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपके फोकस करना है, आपको स्कोरिंग एरियाज पे आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। आप चाहो तो उसके लिए रेफर भी कर सकते हो एनबीएमएस को, या फिर हमारी जो वीडियो है ऑलरेडी उसको भी आप रेफर कर सकते हो, जिसमें फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, और भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि देखिए आप शुरुआत में की बात हुई थी वेटेज के हिसाब से, यहाँ पर लिखा है ठीक है। अब फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको भी पता फार्माटेक है, फिजिकल है, बहुत सब सारी चीजें, वो आपको उसके हिसाब से जो प्लानिंग दी गई है जो एग्जाम बॉडी की, उसके हिसाब से करना है यार। बिल्कुल। और बच्चा इस टाइम पर सर ना, जिस हिसाब से हम प्लान बता रहे हैं, फेज 4 तक आने तक पूरा एकदम ऐसा हो जाता है, उसको पता है हर पॉइंट की कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। यहाँ आने तक आपको पता रहना चाहिए, और यहाँ आने तक आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सर और लास्ट मंथ 12 मतलब एग्जाम के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल है। और सर फाइनल यहाँ पर डेस्टिनेशन। सिर्फ एक ही चीज होती है, जो बच्चा तैयारी ईमानदारी से करता है ना, उसको इस वक्त पर आकर एंजाइटी होती है, हर बच्चे को होती है। यहाँ पर बस उस एंजाइटी को कंट्रोल करना है, और वहां पर आपके मेंटर्स, आपके सीनियर्स हेल्प करने वाले हैं आपकी, कि उस एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नोट्स कहां से इकट्ठा करूं, मैं ये वाली चीज कहां से लूं, मैं पीवाईक्यूज कहां से उठाऊं। ये मंथ वो है ही नहीं। ये मंथ ऐसा है कि आपके पास सब कुछ टेबल पर है, बस आपको उसको समेट के एक जगह लेकर जाना है। क्यों सर? डेफिनेटली डेफिनेटली सर, ये तो मतलब ये समझ लीजिए स्लॉग ओवर है, जिनमें आपको तो गेंदबाज की कुटाई करनी है, बिल्कुल रन बिल्कुल लूटने हैं, एकदम। क्योंकि आपने 40 ओवर्स तक आपने बड़े मजे से खेला, आपने विकेट अपने हाथ में रखा, सब कुछ रखा, रन रेट मैनेज रखा। अब लास्ट के जो 10 ओवर्स रहते हैं क्रिकेट में, स्लॉग ओवर्स बोलते हैं, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल चौके छक्के, अभी आपका टाइम आ गया। अब आ गया टाइम आपका। और यहां मुझे लगता है किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करी है ना, वो इस टाइम पर अब जो फॉर्मूलाज होंगे, जो वहां पर टेबल्स होंगी, सूटिक्स के टेबल हो चाहे फार्माकोलॉजी के टेबल हो, ये सब टेबल्स आपके पास होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। बस आप देखो और आपको याद आ जाए तुरंत, हाँ भाई ये है। देन उसके अलावा फाइनल रिवीजन, ये आपके लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं। फाइनल वीक जो आपका होगा, इस टाइम पर आपको पता होगा आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बहुत काम आने वाले, यही वो काम आएंगे अब, जो आपका लास्ट फेज है ये वाला। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस हो है। तो फास्ट हो जाएगी सर, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप बढ़ाते जाइए। पहले आप 100 कर रहे थे तो 150 पर डे करना शुरू कर दिया। मैं तो कहूंगा कि अब तो एमसीक्यूज को बराबर वेटेज दीजिए अपने रिवीजन का। बिल्कुल जितने सर। टाइम आप रिवीजन कर रहे हैं उतने टाइम आप एमसीक्यू करिए, और कर चुके हैं उनको भी करिए दोबारा। ऐसा नहीं कि सर हम तो कर चुके हैं हम इनको दोबारा, नहीं ऐसा नहीं है। एमसीक्यू आपके खत्म हो जाएंगे, एक साल में कहां से लेकर आओगे तो। और ऐसा नहीं कि एमसीक्यू एक बार करने से आपको याद रह जाएगा, हो सकता है कि उस एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, और वो आपने किया होगा, केवल एक बार किया होगा, और वहां पर एग्जाम में आया और आपको याद नहीं रहा, तो बड़ा अफसोस होगा उसका कि हमने किया तो था बट एक बार किया था। सर इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट जो बहुत जरूरत है बच्चों को बताने की, जो लास्ट फेज है ना हमारा ये, इसमें हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपकी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप यहां तक आए, सब बीमार कुछ पड़ अच्छे गए। से किया और लास्ट में जाके बीमार पड़ गए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें इसका, कि इस टाइम पर आपकी डाइट, आपकी हेल्थ, ये सब मायने रखती है, क्योंकि ये आखिरी टाइम है आपका, द डी डे है ये, यहाँ पर आपको खेलना है। ठीक है सर, ऑब्वियसली अवॉइड करना है। भैया नए नए लोगों से मुलाकात छोड़ देनी है यहाँ पर। नए लोगों हाँ ऐसे नहीं बोल रहा, नए टॉपिक से छूट गया सो छूट गया, जो बीत गया वो सो बीत गया, अब उसको याद मत करिएगा। अब जो है हमारे पास उसी को समेटिए, जो आपकी मुट्ठी में जो कुछ आ गया उसी को भी बांधे रखिए बस। अब नया समेटने जाएंगे ना तो मुट्ठी को खोलना पड़ेगा,
हो सकता है पुराना आपके हाथ से फिसल जाए। बिल्कुल। इसमें क्या होता है सर कि जब इस टाइम पर लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करना होता है अपने दोस्तों से, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, वहां से कुछ नया टॉपिक मिलेगा और बच्चे उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव मार्किंग होती नेगेटिव, है। डेफिनेटली। ये अवॉइड करनी है आप लोगों को, अब नहीं करना है ये चीज। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको ज्ञान तो मिलेगा बट अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, आपको पता भी है एक। चलिए, बिल्कुल। उसके अलावा आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं 1 या 2 बार, ठीक है, वीक में, और अच्छे से, मैंने जैसे बोला 3 घंटे की सिटिंग, मतलब 3 घंटे की सिटिंग प्रॉपर, ये फील होना चाहिए आपको कि हाँ मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हूं और आज ही मेरा एग्जाम है। सर जनरल टिप्स समराइज करते हैं तो जी। कंसिस्टेंसी तो साल भर आपको मेंटेन करके रखनी है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपके बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको जो समय मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर है, कई बच्चे जो रेगुलर क्लासेस जा रहे हैं वो भी हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में, उनके लिए कॉलेज से थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल गया है। जी। तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना एक करिकुलम सेट कीजिए, बट जो स्ट्रेटजी आपको रखना है वो स्ट्रेटजी जरूर फॉलो कीजिए। रिवीजन, कॉन्स्टेंटली रिवीजन करिए। नया जो नया पढ़ते हैं उससे पहले आप रिवीजन करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे कंटेंट को फॉलो करना है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है इधर उधर, अगर आप देखेंगे तो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कंटेंट, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। मोटिवेटेड रहना है और वीक एरिया से फोकस करना है, ये सब हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये इस फेज में होंगे आपकी सब सारी चीजें आपको पता अच्छा, होंगी। बच्चे एक बड़ा चीज बोलते हैं, मोटिवेशन चाहिए हमें, बट डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बेटा, मोटिवेशन के लिए शायरी या कुछ मूवी नहीं होती, मोटिवेशन आपकी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को देखिए और उसी से मोटिवेट कीजिए कि हमें इससे बेटर करना, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। बिल्कुल सर, मैं एग्री करूंगा आपसे, 100% एग्री करूंगा। जब भी मोटिवेशन चाहिए ना, जाना अपने पेरेंट्स के पास 2 मिनट के लिए बैठना और सोचना कि मैं इनके लिए क्या बेस्ट दे सकता हूं गिफ्ट, क्या मैं इनको एक ऐसा मौका दे सकता हूं कि ये प्राउडली जब किसी से मिले तो ये बोल सके कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम कर दिया। आज आईआईटी में है मेरा बच्चा, या फिर इंडिया के टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट लाइक नाइपर में है, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में, अगर वो चाहिए अपने घर वालों को गिफ्ट देना है तो ये 1 साल जम के मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, वो दिन आपके लिए खास होगा। वो दिन सबने फील किया, मैंने भी फील किया, वो दिन वो खास होता है लाइफ में। व्यक्ति, बिल्कुल सर। मतलब आपके सब लोग आपको पूछ रहे होते हैं रिजल्ट क्या रहा है, आप प्राउडली बता रहे हो, तो बड़ा मजा आता है उस दिन। तो उस दिन का सोच कर ही थोड़ा मोटिवेटेड हो जाइए कि नहीं नहीं, वो दिन हमें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अपने टीचर्स के लिए और अपने आप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हमें एक प्राउड फील कराने का मौका देना है। बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों, ये थी जनरल स्ट्रेटजी, जो देखा आप लोगों ने कि 1 ईयर में हम किस तरीके से जीपैट क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी के साथ में, कुछ नई प्लानिंग के साथ में, कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, एंड टेक ऑल द केयर, बेस्ट। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।